नमस्कार साथियों, आज हम जनसंख्या संसाधन से संबंधित जो जनसंख्या वृद्धि की जो विभिन्न प्रवृत्तियां थी उनके बारे में आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। उस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि किस रूप में जनसंख्या की प्रवृत्ति बढ़ी और धीरे धीरे इसका किस प्रकार विकास हुआ और उसके आधार पर उसकी प्रवृत्तियों में क्या परिवर्तन आया। तो सबसे पहले देखते हैं कि संसाधन, प्रौद्योगिकी और जनसंख्या वृद्धि। तो पहली बात होती है संसाधन हमारे कैसे थे और हमारी जनसंख्या किस प्रकार बढ़ी और उसके साथ साथ नई नई तकनीकी या नए कंप्यूटर के साथ साथ नई मशीनीकरण के साथ उस जनसंख्या प्रवृत्ति का क्या कैसे स्वरूप बढ़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कृषि का विकास। कृषि का विकास के रूप में हम देखते हैं कि किस रूप में उसका प्रोसेस जारी है और उसी के आधार पर हम उसका वर्णन करते हैं। तो बात यही खत्म नहीं होती है, तो धीरे धीरे आती है कि सबसे पहले प्रारूप की बात है कृषि का विकास और विस्तार, यानी वर्तमान से 1200 ईसा पूर्व से लेकर और वर्तमान 2000 या 2021 से आगे जो भी प्रोसेस चलता उसके ऊपर। तो ये हमारा समय दिया हुआ है और ये विभिन्न ईसा का जो जन्म है उसके आधार उसको। तो सबसे पहले कृषि का विकास होता 8000 से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व। तो कृषि के किस रूप में कृषि का प्रारंभ विस्तार हुआ, कृषि की प्रारंभिक व्यवस्था कैसी थी, प्रारंभ में कृषि लोग खेतों में जाकर किस प्रकार कृषि का प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार तो इसमें 0.25 अरब जो जनसंख्या थी वो कृषि के संसाधनों में या कृषि के क्षेत्र में लगी हुई थी। फिर दूसरा आता कि यूरोपीय खोज, उपनिवेश और बसाव का युग आया और धीरे धीरे उसकी वृद्धि बढ़ने लगी। तो किस किस रूप में कि यूरोप से लोग आए, खोजबीन करने लगे, वो अपने उपनिवेश यानी आगे की ओर बढ़ने के लिए वो किस प्रकार अपना प्रोसेस जारी कर सके। तो कहते हैं कि हमारा बसने का किस तरीके से हम वो आगे की ओर बसे। तो ये साथ ही ऐसा प्रोसेस जारी होता है और उसके अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं। तो फिर औद्योगिक क्रांति की हुई, यानी 1718 के बीच में औद्योगिक क्रांति का विस्तार और 17वीं शताब्दी के बाद औद्योगिक क्रांति। तो उद्योग में कच्चा माल कहाँ से, बाजार की स्थिति कैसी है, श्रम की सस्ते श्रमिक मिलते हैं नहीं मिलते हैं, या पूंजी की व्यवस्था कैसी है, और उसके आधार पर हम अपना नवनिर्मित उद्योग संस्थान की स्थापना कर पाएंगे। फिर उसके बाद आते परिवहन। तो परिवहन की जो व्यवस्था है 1800 से 1900 के बीच में, और उसके बाद उद्योग के बाद परिवहन की व्यवस्था बढ़ी कि उद्योग से जो भी हमने व्यवस्था की, उद्योग में जो भी फर्नीचर है लकड़ी से बने या विभिन्न प्रकार के लघु उद्योग, मध्यम और उच्च उद्योग के केंद्र शामिल हुए हैं। तो उसी के आधार पर हम आगे बढ़े। तो फिर कहते हैं परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए कि रेल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन और जो भी जो आने जाने के साधन के रूप में हमें उसका प्रयास हुआ। तो उस रूप में संसाधन, जनसंख्या और नई तकनीक का विकास और परिवहन के माध्यम से होने लगा। फिर बात आती सफाई और चिकित्सा कि भाई जब तक जनसंख्या, संसाधन और तकनीकी का ज्ञान सफाई और चिकित्सा के आधार पर होते हैं। तो पहले आपने देखा कई लोग क्या करते थे कि जनसंख्या की हम बात करते हैं तो जनसंख्या के रूप में हम देखते हैं कि जो लोग बीमार पड़ जाते थे या उन पे रखरखाव की समस्या सही नहीं थी, आप जितनी साफ सफाई रखोगे उतने लोग कम बीमार पड़ेंगे, और कम बीमार पड़ेंगे तो उतने ही हम संसाधन को गेन करेंगे, और संसाधन के साथ साथ नई नई तकनीक का प्रयास करेंगे, और हमारे जो भी जनसंख्या के साथ साथ हम उच्च कार्यों में संलग्न रहेंगे। फिर बात आती है जैव प्रौद्योगिकी, यानी बायोडाइवर्सिटी का कितना विकास हुआ जनसंख्या के साथ। आपने अगर दरअसल पर छोटे छोटे जीव जंतु या विभिन्न प्रकार की जो जीवधारियों से संबंधित जो कार्य प्रणाली होती है उसी के आधार पर उसका विस्तार प्रारंभ हुआ। तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा प्रोसेस। तो फिर आया सूचना और कंप्यूटर, फिर कंप्यूटर का युग आया। कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर से नई नई तकनीकी हम घर बैठे ही किसी वस्तु के बारे में जान सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं, उसके प्रारूप को समझ सकते हैं और उसी के आधार पर उसका वर्णन करें। तो ये प्रोसेस आगे बढ़ा। तो कंप्यूटर सूचना अब संचार के माध्यम से, जैसे टेलीग्राम है, टेलीफोन है, या कोई भी सूचना तंत्र है, या हमारे पास मेल आईडी है, जीमेल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इनके माध्यम से हम सभी जगह से सूचना, और आज भी करते ही हैं,
सभी लोग सीधा यूट्यूब पे देखते हैं, यूट्यूब पे करंट में क्या चल रहा है, आज प्राइम मिनिस्टर ने कोरोना वैक्सीन पर क्या प्रतिक्रिया दी उसके बारे में लोग समझते जानते हैं, फिर देखते हैं कि कब तक आ जाएगी। हो सकता है 2021 में फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में कोरोना वैक्सीन आने की संभावना है। तो नई नई जो जानकारियां हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक इनके माध्यम से मिलती है। तो सूचना और तकनीकी और प्लस कंप्यूटर के साथ इसका विस्तार बढ़ता गया। फिर नेक्स्ट है धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति जब वो 1650 तक बढ़ी तो वहां से उसका निर्माण हुआ, वहां से हम आगे की ओर बढ़े। तो ये सभी चीजें कहा रही कि विश्व में जनसंख्या लगभग प्रति 1000 अरब तक बढ़ने की लगी है। तो 1 अरब 1830 में, फिर 100 वर्ष पूरे हुए, फिर धीरे धीरे 2 अरब में 1930, फिर 30 अरब हुए, तो 3 अरब कब हुए 1960, 4 अरब 1975 15 वर्ष लगे, फिर 5 अरब 1983 12 वर्ष लगे, फिर 6 अरब होने में 1999 12 वर्ष लगे, 7 अरब में 2011 में 12 वर्ष लगे। तो इस प्रकार हमारा जो जनसंख्या का ग्राफ है वो बढ़ता गया और उसके आगे हम हमारी औद्योगिक विकास की प्रोसेस चलता गया। अब आ रही जनसंख्या वृद्धि, यानी हम 2010 से लेकर 15 की बात करें तो विश्व में ऐसा कौन सा प्रदेश है जिनकी अनुमानित जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो सबसे बात करते हैं, अगर वर्ल्ड की बात करते हैं तो लगभग 1.6% जनसंख्या की इसमें बढ़ोतरी हुई। यानी विश्व की बात करते हैं 1995 तो 2000, तो विश्व में बात करते हैं तो 1.6 जनसंख्या वृद्धि दर हुई और 2015 से 15 के बीच 1.2, यानी 1.6 ज्यादा 1.2 कम है, यानी जनसंख्या में कमी हुई है। दूसरा अफ्रीका में 2.4 तो यहाँ 2.6 यह वृद्धि हुई है, यानी 2 की वृद्धि हुई, 0.2 की वृद्धि हुई। यूरोप में 0.2 से या 0.1 यहाँ कमी हुई है। उत्तरी अमेरिका में 1.4 तो यहाँ 0.8 यहाँ भी कमी हुई। लैटिन अमेरिका कैरिबियन क्षेत्र है, द्वीप है, 1.7 1.1। फिर एशिया में 1.6 1.0। फिर ओशिनिया में 1.5 1.5। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी इन सभी में इसकी डेमोग्राफिक जो ईयर बुक में 2015 के जो डेटा है उसके अनुसार इसको परिवर्तन किया गया है। तो उसी के आधार पर हम आगे चलते हैं। तो एक जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव, तो जनसंख्या परिवर्तन का जो प्रभाव है और उसी के रूप में हम बिल्कुल सेम तो फिर कई बार जनसंख्या वृद्धि होती तो वृद्धि दर निरंतर घटती रहती है और कुल जनसंख्या की प्रतिवर्ष बढ़ती, तो वृद्धि दर के बाद निरंतर बढ़ती रहती है और कुल जनसंख्या की जो दर होती है प्रतिवर्ष बढ़ती रहती है। तो इसमें पुरुष, महिला और जो प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में घनत्व में रहने वाले लोगों की जनसंख्या का भी निवास स्थान मानता है। तो प्रवास के दौरान क्या है, मृत्यु दर की भांति शिशु मृत्यु दर में भी वृद्धि दर होती है, यानी मृत्यु दर हो रही है लेकिन शिशु जब छोटे छोटे जो आजकल तो महामारी होती है, कई चीजें होती है, तो बच्चा जन्म लेते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और इसके साथ साथ धीरे धीरे इसका प्रोसेस भी जारी है। तो बोला जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है क्या, यानी जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप कौन से उसके आधार पर। तो विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना की जाती है विकसित देशों में विकासशील, तो एक तो विकासशील देश है और विकसित देश की तुलना, तो दोनों की हम तुलना की बात करें तो दोनों के अलग अलग प्रोसेस है उसके आधार पर जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास का संबंध पाया जाता है। जनसंख्या परिवर्तन की वार्षिक दर इतनी है जो वास्तव में हम देखते हैं। अब यहाँ इन्होंने बताया कि इस गंभीर रूप से तो परिवर्तन के आधार पर जनसंख्या परिवर्तन क्या प्रभाव पड़ा कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अल्प वृद्धि हो रही है, यानी अल्प वृद्धि यानी आधे समय से भी ज्यादा उसमें वृद्धि हो रही है उसके दौरान। फिर भी एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि के
समस्या को उत्पन्न करती है और इनमें संसाधनों का ह्रास सर्वाधिक हो रहा है। जनसंख्या ह्रास भी चिंता का विषय है और इंगित करता है कि संसाधन को पहले जनसंख्या को पोषण करते थे और अब उस जनसंख्या में सक्षम नहीं है। जैसे एड्स, HIV पॉजिटिव हो जाता पहले, फिर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जैसी घातक बीमारियों ने अफ्रीका, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल, CIS के कुछ भागों और एशिया की मृत्यु दर बढ़ा दी और औसत जीवन प्रत्याशा को घटा दी और इसमें जनसंख्या की वृद्धि क्या धीमी गति से जनसंख्या की वृद्धि प्रारंभ होना आरंभ हो गई। तो ये कहते हैं कि बिल्कुल तो विश्व में जनसंख्या 2 गुना की अवधि होने की वर्ष लगे थे। तो 1000 काल था 10,000 ईसा पूर्व, यानी इसमें 50 लाख जनसंख्या थी। दूसरा है 1650 ईस्वी, इसमें 50 करोड़ और इसमें 1500 वर्ष लग गए। दूसरा 1804 ईस्वी 100 करोड़ यानी 154 वर्ष। 1970 ईस्वी में 200 करोड़ 123 वर्ष। 1974 ईस्वी 400 करोड़ 47 वर्ष। 2025 ईस्वी 800 करोड़ वर्ष की जनसंख्या 51 वर्ष लग गए। वो ये डेमोग्राफिक ईयर की बुक है जो 2009 और 10 में इसके अंतर्गत दिखाया गया है। अब बात आती है कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 1.64% है। जनसंख्या की वृद्धि दर 1.64% है और कुछ विकसित राष्ट्रों को अपनी जनसंख्या को दोगुनी करने में करीबन 318 वर्ष लगेंगे, जबकि कुछ देशों में भी अभी भी दोगुना होने के लक्षण हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं और इस रूप में ही इसका प्रोसेस चलता रहता है। फिर उसके बाद बताता है कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत क्या है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत क्या है कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की संख्या में पूर्वानुमान लगाते हैं। यानी कोई भी जनसंख्या उसमें प्रति 1010 वर्ष या वर्ष में बढ़ती जाती है जनसंख्या, उसका पूर्वानुमान लगा दे कितनी बढ़ रही है। ये सिद्धांत में बताता है कि जैसे कि समाज, ग्रामीण, खेतियार, अशिक्षित अवस्था की उन्नति, नगरीय औद्योगिक को साक्षर बनाना और किसी प्रदेश की जनसंख्या को उच्च और उच्च वृद्धि दर, निम्न जन्म दर परिवर्तित करते हैं और ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जननांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। तो उसमें क्या था, जैसे ग्रामीण खेतियार, अब जनसंख्या संक्रमण क्या है, यानी ग्रामीण से नगर की ओर जा रहे हैं, तो वहां पर शिक्षा क्षेत्र है, तो इन दोनों में अंतर हो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं जनसंख्या संक्रमण की स्थिति हो रही है तो नगरों में औद्योगिक व्यवसाय को आगे की ओर अपनाने जाते हैं। तो जनसंख्या संक्रमण का जो उतार चढ़ाव है इसमें ये दिखाया गया है उतार चढ़ाव किस प्रकार है। तो वर्तमान में उदाहरण दिया गया, जो फर्स्ट स्टेज है, सेकंड और 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो देखो सबसे बात आती है असंतुलित मृत्यु दर की बात होती है, जन्म दर और मृत्यु दर, और ये हमारा जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत समय को दर्शा रहा है। तो इसमें 3 स्टेज बताई गई, प्रथम अवस्था, सेकंड अवस्था और तृतीय अवस्था। जो फर्स्ट अवस्था हमारी, उसमें बांग्लादेश, वर्षा वनों के जो आदिवासी लोग होते हैं वो फर्स्ट अवस्था में निवास करते हैं। सेकंड अवस्था में हमारी जनसंख्या वृद्धि, जो जन्म दर है वो ज्यादा होगी, यानी बड़ी संख्या में होगी। जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि दर हो रही है और मृत्यु दर में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इसमें पेरू है, श्रीलंका, केनिया ये आदि क्षेत्र सम्मिलित है। और तीसरे में निम्न उतार चढ़ाव, तीसरी अवस्था में निम्न उतार चढ़ाव हो रहा है, जनसंख्या घट भी रही है, बढ़ भी रही है। तो इसमें आता है कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस आधार पर जनसंख्या के नियंत्रण करने के इसमें बताए मूल उपाय, और इस रूप में जनसंख्या के जो नियंत्रण करने के भी इसमें दिए गए हैं जो भी। तो प्रथम अवस्था में, तो प्रथम अवस्था की बात करें तो प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्यु होती है, यानी उच्च प्रजननशीलता यानी जन्म भी हो रहा है और मृत्यु की व्यवस्था भी उसमें दिखाई दे रही है। तो फिर बात आती है कि क्योंकि लोग महामारी और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति होने वाली मृत्युओं की भी क्षतिपूर्ति अधिक उससे पुनरुत्पादन के अनुसार करते हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग खेती में कार्य करते हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी हो रही है, अधिकांश लोग खेतों में कार्य कर रहे हैं, कृषि में लगे हुए हैं, उद्योग धंधों में लगे हुए हैं, उनके आधार पर उसका वर्णन किया जाता है। तो कहते हैं कि जहाँ बड़े परिवारों के परिसंपत्ति माना जाता है वह जीवन प्रत्याशा से निम्न होती है। जो बड़ी परिवार होते हैं वहाँ जीवन प्रत्याशा निम्न मानी जाती है कि हमारे पास संपत्ति है, हम उद्योग धंधे व्यवस्थित कर लेंगे, उनके आधार पर हमारा क्रियाकलाप हम आगे बढ़ा सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सेक्टर में जो भी हमारी प्रोसेस है। अधिकांश लोग अशिक्षित भी होते हैं, इस क्षेत्र में अधिकांश लोग अशिक्षित, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते।
तो ये बात आती है कि जीवन प्रत्याशा में उनके प्रौद्योगिकी स्तर भी निम्न होते हैं, यानी अगर पढ़े लिखे कम है तो वहाँ की जनसंख्या दूसरे जो उद्योग धंधे हैं या नई टेक्नोलॉजी उनके बारे में कम जानकारी रखते हैं और उसका ही स्तर आगे बढ़ाए रखते हैं। तो 200 वर्ष पूर्व विश्व में सभी देशों में इस अवस्था थी। द्वितीय अवस्था की बात कर रहे हैं। द्वितीय अवस्था में प्रारंभिक प्रजननशीलता ऊंची रहती है। द्वितीय अवस्था में जो प्रजननशीलता रहती है वो हाइट ऊंची रहती है, किंतु समय के साथ वो घटती जाती है। ये अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। स्वास्थ्य संबंधी दशा और स्वच्छता के सुधार में मृत्युता में कमी आती है, यानी जिस समय साफ सफाई, चिकित्सा व्यवस्था, स्वास्थ्य में सुधार हुआ, तो अगर सुधार हुआ तो मृत्यु दर में ऑटोमेटिकली कमी आएगी और जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी। तो इसके अंतर्गत जनसंख्या में होने वाले शुद्ध योग उच्चतम होता है। अंतिम अवस्था प्रजननशीलता मृत्यु दोनों ही अधिक होती है, यानी प्रजननशीलता और मृत्यु अवस्था दोनों ही अत्यंत गति से हो जाती है लास्ट में। तो जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है तथा उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या विचार को परिवार आकार पर नियंत्रित करती है। इससे प्रदर्शित होता है कि मनुष्य जाति अत्यधिक नमनीय और अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखती है। वर्तमान में विभिन्न देश जनसंख्या संक्रमण की अवस्थाओं से में ग्रसित है और उस अवस्थाओं से निकल रहे हैं। तो कहते हैं कि परिवार नियोजन का काम बच्चों के जन्म को रोकना अथवा उनके अंतराल रखना है। यानी परिवार में ये सब चीजें क्या है, कई बार होता है कि हमने एक बच्चा हो या दो, इससे ज्यादा नहीं हो, तो ये कह रहे हैं कि उसके जन्म को रोकना, जो बच्चा हो उसके जन्म को रोकना और उसके अंतराल को बढ़ाना। जैसे मान लो 2 साल या 5 साल बाद वापस किसी बच्चे का जन्म हुआ तो 5 साल का अंतर लगभग होना चाहिए। तो कहते हैं कि परिवार नियोजन की सुविधा जनसंख्या को सीमित करने और महिलाओं को स्वस्थ करने में बेहतर मुख्य भूमिका निभाते हैं। यानी परिवार में जैसे किसी को तो बोला कि नहीं अभी तो एकदम ऑटोमेटिक नहीं, क्योंकि महिलाओं की स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है, उसके साथ साथ उसकी कार्यशैली का भी पता रखना पड़ता है। तो ये सभी महिलाओं के स्वास्थ्य की बेहतर भूमिका में निवारक है। जैसे प्रचार, गर्भ निरोधक की सुविधा उपलब्ध हो, बड़े परिवार के लिए का निस्वार्थ हो, वैसे उपाय करने चाहिए महिलाओं के लिए जो जनसंख्या के नियंत्रण में सहायक हो। फिर थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत में दिया था 1998 में, कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है। यानी खाद्य आपूर्ति होती है उससे अधिक समस्या तेजी से बढ़ती है और जनसंख्या वृद्धि का परिणाम जो होता है वो अकाल, बीमारी और युद्ध तथा अचानक गिरावट के रूप में वो सामने आती है। तो इस रूप में हमारा जो ये जनसंख्या प्रवृत्ति का जो अध्ययन था वो आज समाप्त हुआ और नेक्स्ट हम इसके आगे जो भी है नेक्स्ट अध्याय में हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।